स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में जानते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के किस देश को प्रतिस्थापित करेगा? यानी कि जो यूएनओ है उसके संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, जो उसकी सुरक्षा परिषद है उसमें भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र से मतलब एशिया से किस क्षेत्र को किस देश को प्रतिस्थापित करेगा? तो भारत करेगा इंडोनेशिया को प्रतिस्थापित। किसको? इंडोनेशिया को प्रतिस्थापित करेगा, यानी इंडोनेशिया का स्थान लेगा। देखिए यहाँ पर बात किसको, ये यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की, किसकी? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बात करते हैं। देखिए क्या होगा, यूएनएससी की बात हुई, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र या यूएनओ की। अब देखिए 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को कायम रखना। क्या? शांति और सुरक्षा कायम रखना पूरे विश्व में। इसका जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी? तो पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा कायम करना। इसका उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा कायम करना। जो यूनाइटेड नेशन है इसका उद्देश्य क्या है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था स्थापित करने का? तो विश्व में क्या होना चाहिए? शांति और सुरक्षा कायम रहना चाहिए। और इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? भारत को चुना गया। और भारत ने क्या किया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र से किसको प्रतिस्थापित करेगा? यानी इसे कहने का मतलब ये है कि किस देश का स्थान लेगा। पहले अस्थायी सदस्य था, इससे पहले इंडोनेशिया। अब क्या करेगा? भारत इंडोनेशिया हट जाएगा और इंडोनेशिया के स्थान पर कौन होगा? भारत चुना गया है। और भारत 8वीं बार चुना गया। भारत अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? इस बार 8वीं बार चुना गया है। पिछली बार 2011-12 में चुना गया था। 2011-12 में पिछली बार चुना गया था। पिछली बार भारत कब चुना गया था अस्थायी सदस्य के रूप में? तो 2011-12 में। और इस बार 2020 में चुना गया है और यह 8वीं बार चुना गया है। अब देखिए जो यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, मतलब कुल कितने? ऐसे तो कहें तो सुरक्षा परिषद जो है इसमें बहुत से देश हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद की सुरक्षा परिषद यहाँ पर एक महासभा है। इसकी यूएनओ की एक महासभा है, उसमें 193 सदस्य थे। कितने? 193। लेकिन इसकी कई शाखाएं हैं, उसमें से एक सुरक्षा परिषद है। तो यहाँ पर सुरक्षा परिषद की बात की, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 ये जो 15 है, इस 15 में से 10 अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। और जो 5 अस्थायी सदस्य, जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इसमें इस बार किसको स्थान मिला है? भारत को मिला है। मतलब भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना। जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। मतलब 2 वर्ष के बाद ये क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 5, जो 10 है इसमें से प्रत्येक 2 वर्ष बाद 5 का तबादला होता रहता है। तो भारत इस समय बना है 2020 में। और एक इसका जो कार्यकाल होगा भारत का वह 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा। कब? 1 जनवरी 2021 से।
तो भारत 2021-22 तक क्या बना रहेगा, इसका अस्थायी सदस्य बना रहेगा। अब देखिए अस्थायी सदस्य की बात कर लेते तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, या कौन इसमें से नहीं है, या कौन इनमें से है। तो अस्थायी सदस्य तो 10 होते हैं, लेकिन अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, 5। इनका याद करने का तरीका है फ्रेस। यह मतलब फ्रांस होगा। अब देखिए आर मतलब रूस, ए मतलब अमेरिका, सी चाइना होगा या चीन कहेंगे, ई से होगा। देखिए ब्रिटेन है तो इसको हम इंग्लैंड कहते हैं, ब्रिटेन को क्या कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इंग्लैंड भी होगा, इंग्लैंड। तो देखिए 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका याद करने का ट्रिक है फ्रेस। यह फॉर फ्रांस, आर फॉर रूस होगा, ए फॉर अमेरिका, सी फॉर चीन या चाइना, ई फॉर इंग्लैंड या इसको हम क्या कहेंगे, ब्रिटेन कहते हैं या यूके कहते हैं, ब्रिटेन या यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो अभी हाल ही में भारत को यूएनओ के यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश के रूप में चुना गया और भारत 8वीं बार चुना गया है। पिछली बार कब चुना गया था, 2011 में चुना गया था। और भारत किस देश को प्रतिस्थापित करेगा, तो किसको करेगा, इंडोनेशिया को करेगा। अच्छा देखिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी किसकी, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र की। तो 24 अक्टूबर को यह भी प्रश्न पूछा जाता है 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जैसे अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया, 21 जून को विश्व या ऐसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। वैसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस। कौन, संयुक्त राष्ट्र दिवस। या ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए इसमें भारत को स्थान मिला है, भारत को स्थान मिला है। अब देखिए यहाँ पर बात किस देश की है, किसको भारत प्रतिस्थापित करेगा, इंडोनेशिया करेगा ना। तो इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं, इंडोनेशिया को भारत क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। तो इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जकार्ता। देखिए जो इंडोनेशिया की राजधानी वो क्या है, जकार्ता है। और जो इसकी मुद्रा है, मुद्रा वो इंडोनेशियाई रुपया है, क्या, इंडोनेशियाई रुपया या इंडोनेशियन रुपया। अब देखिए जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वे कौन है, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, जोको विडोडो। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। अब देखिए जो इंडोनेशिया है इसकी जो राजधानी जकार्ता है, इससे प्रश्न बनता है जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है। तो इंडोनेशिया में मुख्य 2 द्वीप हैं जो पूछे जाते हैं, एक सुमात्रा और एक जावा। तो जो इंडोनेशिया है वह जावा द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर, किस द्वीप पर स्थित है, जावा द्वीप पर स्थित है। कौन, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और जकार्ता से कौन प्रश्न पूछा जाता है, आसियान एक संगठन है, आसियान, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है, जकार्ता में है। और इंडोनेशिया ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला कंट्री कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा मुसलमान लोग कहाँ पर रहते हैं, तो इंडोनेशिया में रहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ और ब्लैक लिव्स मैटर्स, ब्लैक लिव्स मैटर्स और आई कांट ब्रीथ आंदोलन का संबंध किस देश से। हाल ही में सुर्खियों में रहे आई कांट ब्रीथ और ब्लैक लिव्स मैटर्स आंदोलन का संबंध किस देश से, तो इस मैटर का संबंध है अमेरिका से। किससे, अमेरिका से। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज वगैरह में आप लोगों ने देखा भी होगा, एक अश्वेत व्यक्ति थे, अमेरिका के एक अश्वेत व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज फ्लायर,
जॉर्ज फ्लॉयड की एक श्वेत पुलिसकर्मी द्वारा एक श्वेत पुलिसकर्मी के द्वारा हत्या कर दी। एक श्वेत पुलिसकर्मी के द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या कर दी गई, जिससे यह नारा सामने आया और यह आंदोलन भी एक प्रकार का बहुत बड़ा सा आंदोलन हुआ। देखिए वहां पर क्या हुआ, जो एक श्वेत पुलिसकर्मी था उसने क्या किया कि एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड था, इसको गिरफ्तार किए लोग, और गिरफ्तार करने के बाद जो श्वेत पुलिसकर्मी था इसने इसके गर्दन को अपने पैर से दाबे रखा, और जो जॉर्ज फ्लॉयड अश्वेत व्यक्ति था वह कहता रहा आई कांट ब्रीथ, मतलब मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन इसके बार बार करने के बावजूद वो श्वेत पुलिसकर्मी ने क्या किया कि अपना पैर उसकी गर्दन से नहीं हटाया, जिसकी वजह से क्या होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हो गई। और जब जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हो गई तो वहां पर जो भी अश्वेत व्यक्ति थे उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन एक खड़ा कर दिया, आई कांट ब्रीथ और ब्लैक लिव्स मैटर, मतलब वे अश्वेत लोग हैं जिस कारण से क्या हुआ है, काले लोग, अश्वेत का मतलब काले लोग, इस कारण से इन्होंने क्या किया, यह आंदोलन शुरू कर दिया। और जो यह आंदोलन है बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, और यह विश्व के अमेरिका को छोड़कर अब यह इंग्लैंड में भी पहुंच चुका है। कहां पर, इंग्लैंड में भी इसका प्रकोप देखा जा रहा है। जो यह आंदोलन है इंग्लैंड में भी पहुंच चुका है। वहां पर लॉर्ड क्लाइव की मूर्तियां वहां पर तोड़ दी गई हैं। लॉर्ड क्लाइव की मूर्तियां तोड़ी गई है। कहाँ की मूर्ति तोड़ी गई है, इंग्लैंड की मूर्ति तोड़ी गई है, इंग्लैंड में इसकी लॉर्ड क्लाइव की। तो अभी हाल ही में आई कांट ब्रीथ और ब्लैक लिव्स मैटर्स आंदोलन सुर्खियों में रहा है, यह अमेरिका से संबंधित है। तो बात आई है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, या पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, और जो अमेरिका है, अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहीं पर आपको बताया गया था कुछ दिनों पहले कि वहां पर क्या है, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने किसे गुडविल एम्बेसडर टू पुअर नियुक्त किया है? तो उनका नाम है एम नेत्रा। अभी हाल ही में एम नेत्रा को यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने गुडविल एम्बेसडर टू पुअर नियुक्त किया। देखिए जो एम नेत्रा है ये तमिलनाडु राज्य की मदुरई शहर की रहने वाली है, कौन, एम नेत्रा। और यह 13 वर्ष की बालिका है, देखिए जो एम नेत्रा है ये 13 वर्षीय बालिका है, कहाँ की है, तमिलनाडु के मदुरई शहर की रहने वाली है। तो इन्हें क्या किया गया है, एम नेत्रा को यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने क्या किया है कि अपना गुडविल एम्बेसडर टू पुअर, मतलब गरीब लोगों का क्या किया है, गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ऐसा क्यों किया गया है, एम नेत्रा को क्यों गुडविल एम्बेसडर टू पुअर नियुक्त किया गया है? इस कारण से किया गया कि जो एम नेत्रा है इन्होंने क्या किया था कि अपनी शिक्षा के लिए, इसके शिक्षा या अपनी पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपया सेविंग किया था, मतलब बचा कर रखे थे अपनी शिक्षा के लिए 5 लाख रुपया सेविंग करके इन्होंने रखा था। और जो 5 लाख रुपया सेविंग करके रखा था उसमें क्या हुआ कि इसमें वर्तमान में पूरा विश्व कोविड-19 की चपेट में है, उससे जूझ रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी पैसा बचाकर अपनी शिक्षा के लिए रखा था उसको गरीबों में बांट दिया, और कोई भी गरीब भूखा न रहे, इस कारण से इन्होंने क्या किया, ऐसा कदम उठाया। और इनके जो पिता हैं वे एक नाई यानी कि सैलून चलाते हैं, इनके पिता सैलून चलाते हैं। कहाँ पर, मदुरई में, तमिलनाडु के मदुरई में सैलून चलाते हैं। वहीं पर जो इनके पिता हैं इन्होंने क्या किया था कि 5 लाख रुपया इनको
उनकी शिक्षा के लिए बचा कर रखा था। और इन्होंने क्या किया, नेत्रा ने अपने पिता से मिलकर उनको राजी करके 5 लाख रुपया जो गरीब थे उनको क्या करते, उनको भोजन के रूप में वितरित कर दिया। और ऐसा कदम उठाने के लिए 13 वर्षीय बालिका के ऐसा कदम उठाने के लिए इसको क्या किया गया है कि यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने गुडविल एम्बेसडर टू पुअर नियुक्त किया। किनको नियुक्त किया गया है, एम नेत्रा को। कहाँ की रहने वाले हैं, तमिलनाडु के मदुरै शहर की 13 वर्षीय बालिका है। इन्होंने क्या किया, 5 लाख रुपया अपने शिक्षा के लिए बचा कर रखा था सेविंग करके। उसको क्या किया कि कोविड-19 के चलते जो भी गरीब भूखमरी से जूझ रहे हैं उनको क्या किया, वितरित कर दिया ताकि वे भूखे न रहें। और ऐसा कदम उठाने के लिए क्या किया गया है, गुडविल एम्बेसडर टू पुअर नियुक्त किया गया। देखिए यहाँ पर बात किसको है, कहाँ की रहने वाली है, तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु में जो मदुरै शहर है, तो भारत में मदुरै शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, मदुरै को कहा जाता है। मदुरै को मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर मतलब भारत में सबसे ज्यादा मंदिर मदुरै में, इस कारण इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। तमिलनाडु राजधानी इसकी चेन्नई है। जो इसके वर्तमान में सीएम है, तमिलनाडु के सीएम है ई.के. पलानीस्वामी। सीएम कौन है, ई.के. पलानीस्वामी। और जो इसके गवर्नर है वर्तमान में यानी कि राज्यपाल है, जो इसके राज्यपाल है वो है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोनार झील सुर्खियों में रही है, यह कहाँ स्थित है। हाल ही में लोनार झील सुर्खियों में रही है, यह कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है कौन, लोनार झील। अब देखिए जो लोनार झील है कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। अब यह वर्तमान में सुर्खियों में रही है। तो देखिए जो यह झील है वर्तमान में सुर्खियों में क्यों रही है, यह प्रश्न आ सकता है कि यह क्यों रही है। तो जो यह झील है यह क्या कर रही है, अपना रंग बदल रही है। रंग बदलने के कारण यह क्या है कि यह सुर्खियों में रही है। जो लोनार झील है इसका जो पानी है वो लाल रंग का हो गया। कैसा हो गया है, लाल रंग का हो गया है। जो इसका पानी वो कैसा हो गया, लाल रंग का हो गया है। अब यह क्यों हुआ है, तो देखिए इसका कोई अस्थायी पता नहीं चल पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका कारण बताया है कि हाइलोबैक्टीरिया के प्रवेश कर जाने के कारण। किसके, हाइलोबैक्टीरिया के प्रवेश कर जाने के कारण क्या हुआ है, हाइलोबैक्टीरिया के प्रवेश कर जाने के कारण लोनार झील में हाइलोबैक्टीरिया के प्रवेश कर जाने के कारण जो लोनार झील है उसका रंग कैसा हो गया, उसके बाद जो पानी है उसका कलर कैसा हो गया है, लाल रंग का, सॉरी गुलाबी हो गया है। उसका जो रंग है वो कैसा हो गया है, गुलाबी हो गया है। उसका रंग कैसा हो गया है, गुलाबी हो गया है। अब देखिए जो लोनार झील है यह कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और जो लोनार झील है इससे यह प्रश्न बनता है कि यह लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ। तो लोनार जो झील है इसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने के कारण हुआ। कहाँ से कैसे हुआ है, उल्कापिंड के गिरने के कारण। ऐसा माना जाता है कि कई वर्षों पूर्व क्या हुआ था, पृथ्वी पर कोई उल्कापिंड गिरा था, जिससे उल्कापिंड गिरा था जिससे क्या हुआ कि ये जो आपकी लोनार झील है इसका निर्माण हुआ था। और जो लोनार झील है यह 1.8 किलोमीटर के क्षेत्रफल में, वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। अब देखिए जो लोनार झील है इसमें क्या हुआ है, हाइलोबैक्टीरिया प्रवेश कर गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है क्या हुआ है, हाइलोबैक्टीरिया इसमें क्या हुआ है, प्रवेश कर गया है। तो देखिए जो हाइलोबैक्टीरिया है क्यों प्रवेश कर गया है, कहां से प्रवेश कर गया, तो अभी एक तूफान, एक चक्रवात आया था आपका निसर्ग अभी हाल ही में सुर्खियों में आया था। तो निसर्ग ऐसा माना जा रहा है कि निसर्ग चक्रवात में, देखिए जो निसर्ग चक्रवात था यह कहां पर टकराया था, पहले इसको देख लेते हैं। तो यह जो निसर्ग चक्रवात है यह कहां पर टकराया था, तो मुंबई और गुजरात, मुंबई व गुजरात
के तट पर टकराया था। जो निसर्ग चक्रवात था ये कहां पर टकराया था? मुंबई व गुजरात के तट पर टकराया था। और जो निसर्ग है इसमें क्या हुआ कि इसमें भारी बारिश हुई, और ऐसा माना जा रहा है कि भारी बारिश हुई जिसमें जो बारिश हुई उसी बारिश के कारण वहां पर क्या हुआ, हाइड्रोबैक्टीरिया बारिश के माध्यम से आया और वह क्या कर गया, वह लोनार झील में प्रवेश कर गया। जब लोनार झील में प्रवेश कर गया तो उसकी तलहटी में जाकर बैठ गया, और तलहटी में बैठ जाने के कारण इसका जो रंग है वो कैसा हो गया? अभी आपको बताया इसका रंग जो है वह क्या हो गया, गुलाबी और लगभग लाल रंग का हो गया है। तो लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ? उल्कापिंडी गिरने के कारण हुआ, यह भी बात ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर निसर्ग की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। निसर्ग चक्रवात आने के कारण क्या हुआ, हाइड्रोबैक्टीरिया प्रवेश किया लोनार झील में। तो जो निसर्ग चक्रवात है यह भी इससे प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जो निसर्ग है, निसर्ग चक्रवात, इसका नाम किसने रखा है? तो जो निसर्ग नाम रखा गया है यह बांग्लादेश ने रखा है। किसने रखा है? बांग्लादेश ने रखा है। किसने रखा है? बांग्लादेश ने। निसर्ग चक्रवात का नाम निसर्ग किसने रखा है? तो किसने रखा है? बांग्लादेश ने रखा। यह बात ध्यान रखने योग्य है। और एक तूफान आया था, अम्फान तूफान, यह उड़ीसा के तट पर टकराया था, अम्फान तूफान। इसका नाम किसने रखा है? इसका नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। किसने किया है? थाईलैंड ने इसका नामकरण किया है। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पर बात किस पे है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में स्थित है कौन? लोनार झील। अब लोनार झील में क्या हुआ कि हाइड्रोबैक्टीरिया प्रवेश कर गया, जिससे उसका क्या हुआ है, कलर चेंज हो गया है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को भारत की हॉलीवुड सिटी और भारत की वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। भारत की क्या है? वाणिज्यिक राजधानी और भारत की हॉलीवुड सिटी के नाम से भी जानी जाती है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई हो गई। इसके जो चीफ मिनिस्टर है यानी कि मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। कौन? उद्धव ठाकरे वर्तमान में क्या है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और जो यहाँ के गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है वो है भगत सिंह कोश्यारी। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। तो आशा है बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय, किस संगठन के सहयोग से 41 कोल ब्लॉकों 41 कोल ब्लॉकों की प्रक्रिया की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने फिक्की की सहायता से, फिक्की के सहयोग से 41 कोल ब्लॉकों की प्रक्रिया की शुरुआत की है। अब देखिए जो फिक्की है इसी की सहायता से क्या किया गया कि 41 कोल ब्लॉकों की शुरुआत करने की योजना बनाई गई। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई। देखिए कोल ब्लॉक का मतलब यहाँ से, कोल का मतलब कोयला होता है, कोयला से संबंधित यह है। देखिए भारत क्या है कि भारत कोयले के उत्पादन के मामले में, भारत यहाँ पर कोयले, देखिए 41 कोल ब्लॉकों की स्थापना या 41 कोल ब्लॉकों की प्रक्रिया की शुरुआत करने की बात की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। किसके साथ मिलकर या किसके सहयोग से? फिक्की एक संस्था है, इसके सहयोग से। अब देखिए जो फिक्की है इसके सहयोग से स्थापना, इसके सहयोग से क्या किया गया? इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखिए कोयले की बात आई है तो यहाँ पर भारत की बात करते हैं तो देखिए भारत में अधिकतम जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कोयले के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोयले के द्वारा। अगर कोयले की बात करें तो भारत में कोयला उत्पादन के मामले में, देखिए कोयला उत्पादन के मामले में, उत्पादन, कोयले के उत्पादन मतलब पैदावार या पैदा करने के मामले में भारत किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, सेकेंड नंबर पर। मतलब भारत में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। किस नंबर पर भारत है? दूसरे स्थान पर भारत है। दूसरे स्थान पर पूरे विश्व में भारत में क्या होता है? सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है। अगर आयात की बात करते हैं तो आयात में भी भारत का दूसरा स्थान है। आयात में भी कौन सा स्थान है? दूसरा। मतलब हम क्या करते हैं? हम दूसरे नंबर पर पूरे विश्व में हम क्या करते हैं?
दूसरे नंबर पर कोयले का उत्पादन करते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इतनी ऊर्जा की खपत होती है और इतने संसाधन अपर्याप्त हैं कि हम क्या करते हैं, हमको इसको आयात करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आयात। और आयात के मामले में भी हम किस नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर है। तो भारत उत्पादन के मामले में भी दूसरे स्थान पर और कोयला के आयात करने के मामले में भी किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। अब देखिए कोयले की बात करते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्धतम कोयला कौन सा है, शुद्धतम कोयला कौन सा होता है। तो कोयले की कई प्रजातियां होती हैं जिसमें से जो शुद्धतम कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट यह कई बार पूछा गया है कि शुद्धतम कोयला कौन सा है। एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला होता है वह शुद्धतम होता है। इसमें 95% यानी कि 95% तक कार्बन होता है। कितने परसेंट तक कार्बन होता है, 95% तक कार्बन होता है। और ये क्या करता है, यह धुआं कम देता है और ऊष्मा अधिक देता है। तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे शुद्ध कोयला होता है, सबसे शुद्धतम कोयला है। अब देखिए भारत में यह एंथ्रेसाइट जो है यह भारत में नहीं पाया जाता है। एंथ्रेसाइट भारत में नहीं पाया जाता है। भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो पहले स्थान पर सबसे शुद्धतम कौन है, एंथ्रेसाइट। इससे थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है बिटुमिनस। कौन, बिटुमिनस। और जो यह आपका बिटुमिनस कोयला है यह भारत में उत्पादन इसका होता है। इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, भारत में। और अत्यधिक मात्रा में यही पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला ही कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, भारत में पाया जाता है, अधिक संख्या में या अधिक मात्रा में। तो भारत कोयले के निर्माण में किस स्थान पर है, उत्पादन में दूसरे स्थान पर, आयात में भी दूसरे स्थान पर। सबसे शुद्धतम कोयला एंथ्रेसाइट होता है, इसमें 95% तक कार्बन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर बिटुमिनस है। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। अब यहाँ पर कोयले की बात हो गई। अब यहाँ पर एक संस्था है फिक्की। फिक्की की बात कर लेते हैं। देखिए फिक्की की फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती है, यहाँ से फिक्की से प्रश्न बनता है कि फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित, तो नई दिल्ली में। कहाँ पर, इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। और जो फिक्की है इसकी स्थापना 1927 ईस्वी को की गई थी। कब इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना पूछी जाती है, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। और फिक्की की सहायता से ही केंद्र सरकार ने क्या किया है, 41 करोड़ ब्लॉकों की प्रक्रिया की शुरुआत की है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि DFCCIL ने चीन की एक कंपनी के साथ अनुबंध रद्द कर दिया है। यह अनुबंध रद्द किया है। यह संस्था किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो जो यह आपकी है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह संस्था रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके, रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। यह होता क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यह क्या होता है, तो देखिए दिल्ली और मुंबई के मध्य एक नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसको पहले NH8 कहा जाता था। पहले नेशनल हाईवे जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है उसको क्या कहा जाता था, NH8 कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर NH48 कर दिया गया। क्या कर दिया गया, NH48 कर दिया गया। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, NH8 के नाम से जाना जाता था। और यह क्या करता है, दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। तो जो यह आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसके आसपास, राष्ट्रीय राजमार्ग के पास से होते हुए एक रेलवे लाइन बिछाने की बात की गई। किसकी, रेलवे लाइन बिछाने की बात की गई, जिससे क्या होगा कि ये जो रास्ता बनेगा इसी को देखिए यहाँ पर क्या है, नेशनल हाईवे, इसके पास में क्या किया गया, भारत और चीन की एक कंपनी उसके बीच अनुबंध किया गया, समझौता किया गया कि क्या होगा कि एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, रेलवे लाइन ऐसे होगी और यहाँ पर क्या होगा, इससे केवल मालगाड़ी जाएगी। कौन गाड़ी,
मालगाड़ी केवल क्या होगी, इस रास्ते से जाएगी, यानी इससे क्या होगा कि माल का आवागमन होगा, भारत से चीन में जाएगी और चीन से भारत में आएगी। ऐसे क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, माल का आवागमन होगा इसके आसपास से। और इसी अनुबंध को क्या किया है कि भारत ने इस अनुबंध को अब रद्द कर दिया है। भारत ने कहा कि जो चीन की कंपनी है वह ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही, क्या कर रही है, वह ठीक से कार्य नहीं कर रही है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, हम इस अनुबंध को रद्द करते हैं। और जो यह रेलवे लाइन बनाई जा रही है, नेशनल हाईवे दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे NH-48 के पास, इसी को कहा जाता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसी को क्या कहा जाता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। आई बात समझ में, यह कॉरिडोर क्या करेगा कि यहाँ से क्या होगा, केवल मालगाड़ी सामान लेकर जाएगी और सामान लेकर आएगी। और यह कहाँ पर बनाया जाएगा, तो दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे, जिसको पहले NH-8 कहा जाता था, उसी पर बनाया जाएगा। और NH-8 का वर्तमान में नाम बदल के क्या हो गया, NH-48 हो गया है। और इसको रद्द किस काम से, मतलब कि क्यों किया गया है, तो जानते हैं इसमें कि वर्तमान में भारत और जो हमारा चीन है इनके बीच क्या है, तनातनी लगी हुई है। इसी कारण से क्या किया है, भारतीय जो रेल मंत्रालय है उन्होंने क्या किया है कि यह अपने तरफ से आदेश जारी किया है या यह सलाह किया है कि हम क्या करेंगे, इस अनुबंध को रद्द कर देंगे। और क्या करके रद्द करेंगे, यह कहकर रद्द करेंगे जो चीनी कंपनी है वह ठीक या अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रही है, तो इस कारण से क्या कर दिया गया है, इसको रद्द कर दिया गया। देखिए यहाँ पर बात किसकी आई है, रेल मंत्रालय, किसकी, रेल मंत्रालय। तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल है। कौन, पीयूष गोयल है। तो भारत के वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। और इन्होंने ही यह घोषणा की है कि हम क्या करेंगे, अब जो ये अनुबंध था चीन की कंपनी के साथ, इस अनुबंध को रद्द करते हैं। तो मुझे विश्वास है या और आशा है कि बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। और यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों का क्लास ओवर होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।